अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शौर्य सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। छात्र की आत्महत्या के मामले में हेडमिस्ट्रेस समेत 4 स्टाफ को निलंबित किया गया है। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। छात्र के परिजनों ने निलंबन को अस्थायी बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली के कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे 10वीं क्लास के 16 साल के छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। मौके से मिले एक नोट में छात्र शौर्य पाटिल ने कुछ शिक्षकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में बच्चे ने अपने परिवार से माफी मांगी और अपने अंगदान की इच्छा जताई। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि स्कूल टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया, दूसरे किसी बच्चे को ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। उसने अपनी आखिरी इच्छा भी लिखी कि परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद से स्कूल के बाहर कई अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग पर ये छात्र अड़े हुए हैं। छात्रों के अभिभावक भी अड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली में बीती 18 तारीख को एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना हुई। दरअसल राजधानी दिल्ली के एक बेहद नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त हम ठीक उसी जगह मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। ये राजेंद्र प्लेस का मेट्रो स्टेशन है और इसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर से कूदकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिसकी उम्र 16 साल थी। और जब उसने आत्महत्या की तो उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में उसने अपनी आत्महत्या के लिए अपनी स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया। बकायदा स्कूल प्रिंसिपल का नाम और टीचर्स का नाम लिखकर उसने जो है उन पर आरोप लगाया कि वो लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, बच्चे ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट में ये इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो मर जाए तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो मानव अंग हैं उसके, वो किसी को डोनेट कर दिए जाएं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब दिल्ली पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल उनके बेटे को लगातार परेशान कर रही थी, जिसके चलते वो काफी मेंटली डिस्टर्ब था। और परिवार के मुताबिक परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत स्कूल में भी कई बार की थी, लेकिन उनकी समस्या को किसी ने सुना तक नहीं, जिसके चलते उनके बेटे ने जो है राजेंद्र प्लेस के मेट्रो स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल की टीचर्स का भी नाम का जिक्र है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले में जांच जारी है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या स्कूल के बाहर अभी भी अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है और स्कूल इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? और देखिए, कल सुबह सुबह बहुत सारे अभिभावक यहाँ पे पहुँच गए थे। कुछ स्टूडेंट्स भी पहुँचे थे जो शौर्य के फ्रेंड्स थे। उन लोगों के द्वारा तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। आज 1 बजे का कॉल दिया गया है कि 1 बजे फिर से अभिभावक पहुँचेंगे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कार्रवाई के नाम पे जब पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई थी, उसके बाद स्कूल प्रशासन ने उन 4 शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया है अगले आदेश तक, जिसमें एक कोऑर्डिनेटर हैं और एक क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो हैं, एक एसएसटी की टीचर हैं और एक दूसरी टीचर हैं। तो कुल 4 अध्यापिका हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई है, उनको सस्पेंड किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा भी इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 3 दिन के अंदर में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिर क्या परिस्थिति रही जिसकी वजह से एक 10वीं की छात्र को सुसाइड करना पड़ा और स्कूल प्रशासन ने क्या किया। अगर परिवार के द्वारा और बच्चों के द्वारा पहले भी इस मामले में शिकायत की गई थी तो स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में सामने आएगी। उसके बाद सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से बच्चे को परेशान किया जा रहा था।
और इसके साथ साथ जो तमाम अभिभावक हैं वो ये मानते हैं कि स्कूल में बच्चों के ऊपर में मानसिक दबाव बनाया जाता है, इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भास्कर हो क्या गया है ना कि कि जितने ये स्कूल हैं वो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में आ गए हैं कि आप फीस ले रहे हैं और एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि स्कूल की और टीचर की भूमिका किसी सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी बिल्डिंग की होनी चाहिए, इमोशनल बिल्डिंग की होनी चाहिए। मानसिक दबाव की वजह से एक घर का बच्चा चला गया और स्कूल अभी भी अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यह बड़ा शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया आपका भास्कर इस पूरी जानकारी के लिए। आइए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभी खबर हिमाचल के शिमला से आ रही है, जहां संजौली मस्जिद विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठन ने आज बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू संघर्ष समिति ने जुमे की नमाज के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की है। उधर कानून व्यवस्था के चलते संजौली को छावनी में बदल दिया गया है। हिंदू संगठन ने लोगों से ये अपील की है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू संगठन ने शासन प्रशासन पर इस्लामीकरण का आरोप लगाया, साथ ही धमकी दी कि अगर पुलिस ने लाठियां भांजी तो उसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। केस दर्ज होने के विरोध में देवभूमि संघर्ष समिति के लोग संजौली थाने के बाहर अनशन पर बैठ गए और आज उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और आज भी शुक्रवार है। शिमला के संजौली में जारी मस्जिद विवाद को देखते हुए आज प्रशासन ने भी अपनी कमर कसी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर काफी भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि पिछले शुक्रवार जिस तरह से हालात बने, यहाँ पर विरोध हुआ नमाज अदा करने को लेकर, उसके बाद अब यहाँ पर हिंदू संगठनों की तरफ से आज कॉल किया गया था कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अब पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है, ताकि अगर कोई प्रदर्शन होता है या कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीर संजौली थाने की, जो संजौली पुलिस स्टेशन है, उसकी दिखा रहा हूँ। उसके बाहर ही ये जो प्रदर्शनकारी हैं हिंदू संगठन से जुड़े हुए, ये लगातार यहाँ पर मंगलवार से बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो मस्जिद की बिजली पानी है उसको कट कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए और उसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को तुरंत जो है उसको रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन इनका मंगलवार से चल रहा है। और वहीं आज प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो है कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो, लिहाजा जो सूत्र जो बता रहे हैं कि आज मस्जिद में नमाज जो है वो नहीं की जाएगी। हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे सर लगातार जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, जो चलिए उन मदन जी हैं वहाँ पे, मदन जी से हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे उनका क्या कहना है, क्या उनका इस बार रुख रहेगा। मदन जी, आप मंगलवार से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन भी अब थोड़ा सा यहाँ पर आज बदला हुआ नजर आ रहा है कि आज नमाज नहीं की जाएगी। अब आपका रुख क्या रहेगा? देखिए क्या बात हुई है प्रशासन से? देखिए, रात से लेके जो सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से आया है, मैं प्रशासन का धन्यवाद करूंगा, परंतु अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं रिटर्न कार्रवाई का। जब तक पत्राचार कागज पे वो शब्द नहीं आएंगे तब तक हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। इंश्योरेंस आप मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रिटर्न इंश्योरेंस मांग रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि रोज रोज अपने शरीर को दागदार कोई नहीं करना चाहता। इधर बड़ी खबर आ रही है अभी महाराष्ट्र से भी, जहां कई जिलों में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। नासिक, अहिल्यानगर, कोल्हापुर और पुणे में तेंदुए का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। तेंदुओं के हमले में बीते 20 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके कारण भय का माहौल है। लोग तेंदुए के हमले से बचने के लिए गले में नुकीले पट्टे पहन रहे हैं। सोचिए जरा, नुकीले पट्टे पहन के लोग घूम रहे हैं गले में। यहाँ पर लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। कील वाले पट्टे पहनकर लोग बाहर जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि तेंदुआ अगर हमला करता है तो इससे बचने के लिए इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है।
इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है कि अब इंसान भी गले में नुकीले पट्टे बांधकर घूम रहा है, न जाने कब तेंदुआ उसके ऊपर हमला कर दे। क्या करे वन विभाग की टीम? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग का साफ तौर पे कहने को उनकी तरफ से पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पुणे जिले में करीब 2000 से ज्यादा तेंदुए हैं और इसी वजह से लगातार हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तेंदुओं के आतंक का कितना ज्यादा दहशत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वन मंत्री ने आदेश दे दिए कि अगर कहीं कोई आदमखोर तेंदुआ दिखाई देता है तो उसे तत्काल वहीं शूट कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इससे एक कदम और आगे जाते हुए कहा है कि इसे राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है और जितने बड़े पैमाने पर पुणे के आसपास के जिलों में जिस तरह से तेंदुए बढ़े, उसे देखते हुए नसबंदी की इजाजत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र में जुन्नर नाम की एक जगह है जहां बहुत बड़े पैमाने पर तेंदुओं की संख्या बढ़ गई, तब उनकी नसबंदी की जा रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि फिलहाल मौजूदा समय में हमले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 है उसके तहत तेंदुओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता अपवाद की स्थिति के अलावा। ऐसे में अब इस सेक्शन जो अनुसूची 1 है उसे 2 में कन्वर्ट करने की एक अपील जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र को भेजा जाएगा, क्योंकि लगातार हमले बढ़ रहे हैं। लोग जो खास तौर पे जो गन्ना बेल्ट का इलाका है पुणे उसके आसपास, वहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। जय सारे फॉरेस्ट ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 200 पिंजरे मंगाए जा चुके हैं। और नहीं, लेकिन दिनेश, क्या वन विभाग ये बता रहा है कि इसका कारण क्या है कि क्यों ये शहर की तरफ आ रहे हैं, क्यों ये आबादी की तरफ आ रहे हैं? संख्या ज्यादा है क्या? वन्य इलाके में क्या कुछ बदलाव ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतने ज्यादा संख्या में तेंदुए शहर की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, पुणे के भौगोलिक स्थिति को इसके लिए समझना होगा। पुणे के आसपास करीब 3 बांध है। इस बांधों की वजह से यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था है और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। तो इस भौगोलिक स्थिति की वजह से इन गन्ने के खेतों में जो सैकड़ों एकड़ में गन्ने की खेती होती है, उस वजह से इन्हें एक आश्रय मिलता है, पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था है। और लगातार पिछले 20 वर्ष पहले तक यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में स्थिति बदली है। जो तेंदुए, जो उनके शावक है, जो इन गन्ने के जंगलों में गन्ने में रहते हैं, उन्हें अब यही गन्ने के खेत जो है वो जंगल लगने लगे हैं। और जब इस यहाँ पर भोजन जो जैसे वो पशु है, पशुओं पर वो हमला करते, जब पशुओं की संख्या कम होती है तब वो गांव की तरफ रुख करते हैं भोजन की तलाश में। तो ये कारण है जिस वजह से हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अब अपने इलाकों को छोड़कर गांव के और जो वहां आसपास शहरी इलाके हैं उसका ये तेंदुए रुख कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव की बात सरकार की तरफ से सामने आई है और उस संशोधन के तहत इन तेंदुओं को पकड़कर सुरक्षित जगह सैंचुरीज में छोड़ा जा सकेगा। शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए अभी की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। शहर शहर चूंकि तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार तेंदुए का हमला भी जारी है और यही कारण है कि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दहशत में हैं। उत्तराखंड की बात कर लें, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड का नैनीताल जिला, यहाँ तेंदुओं ने अपना आतंक इस कदर दिखाया कि एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। देखिए किस तरह से तेंदुए घर की तरफ आता है, अंदर कुत्ते को दबोचता है और गर्दन से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रात के लगभग 2 बजे का ये वीडियो है। तेंदुआ कुत्ते को थाने से उठाकर जंगल की तरफ ले गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ता तेंदुए पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुए ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, उसको घेर लिया, सीधे कुत्ते पर झपटा मारा और गर्दन से उसे पकड़कर ले गया। और पलक झपकते ही तेंदुआ कुत्ते को अपने साथ जंगल ले गया, यानी कि कुत्ते को अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिला। और पीछे से क्योंकि दीवार थी, तेंदुआ अंदर आया, जिस रास्ते से कुत्ता अपने आप को बचा के निकल सकता था वहीं पर उसे ब्लॉक कर लिया और एकदम से उसे पकड़ा, गर्दन में झपट्टा मारा, दांत फंसाए और वहां से सीधे उसे जंगल की तरफ ले गया। ये नैनीताल पुलिस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेंदुओं का खौफ, आतंक कुछ इस कदर कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुत्ते को उठाकर तेंदुआ अपने साथ जंगल ले गया। अभी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर से भी, जहां दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। शिकारपुर इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से जमकर मारपीट की। बदमाशों ने लात घूंसों से महिलाओं को बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद हमलावरों ने घर पर पत्थरबाजी भी की। घर पर हुए इस पथराव में परिवार की करीब 4 महिलाओं को गंभीर चोट आई है।
फिलहाल पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। बुलंदशहर के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां बार काउंसिल के चुनाव में वकीलों का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। बार काउंसिल में हर कोई अपनी ताकत और भौकाल दिखाने में जुटा रहा। कोई लग्जरी कार के काफिलों से अपनी ताकत को दर्शा रहा था, तो कोई खुली कार में नेताओं की तरह जुलूस निकाल रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। रैलियां भी हो रही थी, जिनके साथ गाड़ियों का ये लंबा काफिला चल रहा था। एक वकील 250 लग्जरी कार्स का काफिला लेकर नामांकन करने पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन के लिए वकीलों ने ढोल नगाड़ों के साथ साथ गाड़ियों का काफिला निकालकर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने, आकर्षित करने की कोशिश भी की। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। बार काउंसिल का चुनाव था और चुनावों से पहले नामांकन फाइल करने के लिए प्रत्याशी देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ, कारों के लंबे लंबे काफिलों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब आम लोगों को इसलिए ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा। गुरुवार को नॉमिनेशन खत्म होने के बाद अब नामांकन पत्र की जांच होगी। बार काउंसिल में 2.5 लाख से ज्यादा वकील 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। बार काउंसिल का ये चुनाव 4 फेज में होने जा रहा है। उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जब 250 गाड़ियों का जुलूस एक साथ सड़क पर निकल आया। इसकी वजह से कई जगह पर जाम भी लग गया। अब सोचिए जरा, बार काउंसिल का चुनाव लड़ने वाले कौन? वकील कौन? जो कानून का पालन करना दूसरों को सिखाते हैं, कानून का संरक्षण करने वालों में से एक हैं। वही कानून की धज्जियां निकालते हुए भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर, जहां बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अलग अलग वारदातों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर संदेश दिया कि उपद्रवियों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जिन इलाकों में बदमाशों ने उपद्रव मचाया था, पुलिस ने उन इलाकों से निकालकर इनका जुलूस निकाला। और आइए अब आपको बारातियों का हंगामा दिखाते हैं। तस्वीर आई है हरियाणा के नूह से, जहां पर बाराती गाड़ी के ऊपर स्टंट कर रहे थे। ब्रेक लगा, एकदम से फिसलते हुए सीधे सड़क पर आकर गिरे। सोचिए अगर ट्रक की रफ्तार होती तो फिर क्या होता। ये फिर बारात नहीं, मातम यात्रा में तब्दील हो जाती।